Good morning, students. We have discussed about female or women revolution in France. Did they have revolution? After that topic, we are now moving forward to our next topic. Its name is the abolition of slavery. Now, see this picture. The emancipation of slaves. ये जो पिक्चर है ये 1794 का ये जो प्रिंट है इसमें ये क्लियर लिख है कि ये जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया जाए। तो उसमें लिखा हुआ भी है, ये जो ट्राई कलर ऊपर है टॉप पे जो ट्राई कलर है इसमें लिखा है राइट्स ऑफ मैन, और जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मीनिंग होता है फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी स्लेव्स को फ्रीडम दिलवाना। और इसमें ये जो एक फ्रेंच विमेन है जो नोबेल फैमिली की है वो ये शो कर रही है कि उसके हाथ में जो क्लोथ्स हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, और ये देखने के लिए कि ये अब जो लोग हैं इसको पहन के सिविलाइज लगेंगे, तो इसलिए उसके हाथ में ये इस तरह के क्लोथ दिए हुए हैं। अ फ्रेंच वुमेन prepared to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear। तो वो इस तरह से ये शो करना चाह रहे हैं। तो इसी में हमारा जो टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम ही यही है कि द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो गया सारा लोगों ने अब उसका अपोजिशन भी करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट जो आई नई उसमें चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसी में एक चेंज ये भी हुआ कि जो वहाँ पे स्लेवरी जो चल रही थी उसमें भी एबॉलिशन लाया गया, उसको भी हटाया गया। तो जहाँ पे भी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी उस समय वहाँ पे ये था कि जो काम करवाया जाता था, कई ऐसे प्लांटेशन का काम था जो कि लेबरर वे में हर कोई तैयार नहीं था। तो ऐसे में लेबर करने के लिए स्लेव्स को लाया जाता था, और स्लेव्स कहाँ से लाए जाते थे? मोस्टली अफ्रीका से लाए जाते थे। तो अफ्रीका से जब लाए जाते थे तो यहाँ पे इनको बेच दिया जाता था, और इसमें कई बड़े बड़े जो वेल्दी पीपल थे वो उसको काम को कर रहे थे, और इससे उनकी इनकम भी होती थी, और इनकम की वजह से वो फ्रांस में टैक्स पे कर रहे थे। अब जब टैक्स पे कर रहे हैं तो इसके लिए कानून लाना आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि जब टैक्स आ रहा है दैट मीन्स उनकी वो इनकम हो रही है, और इनकम हो रही है तो वो काम होने देना होता है। इसलिए ये एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी आसानी से नहीं हुआ था। लेकिन जब जैकोबिन राइम हुआ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनी तो उसने कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स भी किए। तो ऐसे ही सोशल रिफॉर्म में से एक था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जो कैरिबियन में कॉलोनीज थी, ये जो नाम है कॉलोनीज के वो जगहों का नाम है मार्टिनिक और गॉडलेट, सैन डोमिंगो। ये जो थी ये लोग किस चीज़ का कर रही थी? प्लांटेशन या कोई जो चीज़ की सप्लायर्स थे ये लोग एक्चुअली किस चीज़ के? टोबैको, तंबाकू के, इंडिगो, नीम के, शुगर एंड कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ों को ये सप्लाई करते थे। बट द रेलुकेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस, जो डिस्टेंट प्लेसेस पे थे तो यूरोपियंस वहाँ नहीं जाना चाहते थे। उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि हम इतनी दूर जाएं और वहाँ पे कोई जानते नहीं है हम बिल्कुल, तो ऐसी जगहों पे हम कैसे जाएं? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लांटेशन में लेबर का जो है वो कमी हो गई, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई, होने के चांसेस हो गए। तो इस वजह से इस चीज़ से निपटने के लिए
This was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. मतलब बीच में यूरोप है, अब इधर अफ्रीका से स्लेव्स ला रहे हैं और फिर अमेरिका में सप्लाई कर रहे हैं. इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चलता रहा. द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th century. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेट और नांते. ये जो अफ्रीकन कोस्ट से ये लोग यहाँ पे लेके आते थे. तो फ्रांस के जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ से अफ्रीका के पोर्ट्स तक जहाज़ को लेके जाते थे, शिप्स वहाँ जाते थे. फिर वहाँ के लोकल जो चीफ्टेन्स होते थे, चीफ होते थे, सरदार वगैरह, उनसे वो स्लेव्स खरीद लेते थे और उनको वहाँ पे से वो ब्रांडेड, मतलब उनके ऊपर वो लगा दी जाती थी, मोहर लगा दिया जाती थी और फिर उनके हथकड़ियाँ वगैरह पहना के, शेकल्ड हथकड़ियाँ पहना के, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन. फिर उनको बुरी तरह ठोस कर भर दिया जाता था. टाइटली पैक का मतलब यह है कि जगह जितनी थी उससे ज़रूरत से ज़्यादा स्लेव्स को भर दिया जाता था और उसमें वो जो यात्रा थी, समुद्री यात्रा जो थी, वो थी 3 महीने की लंबी यात्रा हो जाया करती थी और उनको वहाँ से लेके आया जाता था. फिर वहाँ उन्हें जो प्लांटेशन के जो ओनर्स थे उनको बेच दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. जो इतनी बढ़ती हुई डिमांड थी अब उनके ज़रिए ये अब पूरी हो रही थी. तो ये आराम से मतलब काम हो पा रहा था. और ये जो पोर्ट्स थे, बोर्दे और नांते जैसे पोर्ट्स, वो अब इस ट्रेड से, स्लेव ट्रेड की वजह से ही बहुत प्रॉस्परस होते चले गए, बहुत फलने फूलने लग गए. Throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France. काफ़ी थोड़ा बहुत विरोध हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ. लेकिन जब नेशनल असेंबली में काफ़ी लंबी बहस हुई और फिर उसके बाद तब जा कर के धीरे धीरे ये जो उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीज़न वाला जो निकला था कानून, उसकी वजह से तब जाके बाद में ये स्लेव्स को आज़ादी देने की जो लॉ है वो पास हुआ. पहले इसीलिए पास नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ उनकी कॉलोनीज़ बनी हुई थी तो उनको तो बिज़नेस से फ़ायदा हो रहा था. लेकिन अब चूँकि कानून बन गया था तो उनको अब राइट्स मिल गए थे. हमने पढ़ा है कि जब कानून पास हो गया था तो कई राइट्स भी मिले थे. तो वो जो राइट्स थे, तो राइट टू लिव, इक्वालिटी, इन सब में ये आ गया. तो इसलिए उनको ये वाले जो है काम शुरुआत हो गई कि जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया जाए. लेकिन ये थोड़े ही समय के लिए हुआ. फिर बाद में जब नेपोलियन आ गए थे तो 10 साल बाद वापस से उन्होंने ये स्लेवरी सिस्टम फिर से शुरू हो गया था. और अपने जो उनको अफ्रीकन नीग्रोस को, एक्चुअली नीग्रोस जो थी वो एक वहाँ की अफ्रीका के लोकल वहाँ के लोगों को कहा जाता था जो कि स्लेव्स बनते थे. ये एक टर्म है, a term used for indigenous people of Africa. अफ्रीका में रहने वाले जो लोकल लोग थे, सहारा के साउथ में ये एरिया है, वहाँ के लोग. हालांकि अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है, डेरोगेटरी टर्म. अब बहुत इसका इंसल्टिंग वाला फीलिंग होती है, ये अपमानजनक शब्द माना जाता है. इस तरह से ये टर्म जो थी, तो ये अफ्रीकन नीग्रो को परमिट मिल गया था कि अब वो इसको वापस से लागू कर लें. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से शुरू करेंगे. थैंक यू.